हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महाजनपद काल का। ये भाग 2 है। ठीक है, तो महाजनपद काल के भाग 1 में हमने आपको 16 महाजनपदों के बारे में बताया था और उन 16 महाजनपदों में सबकी राजधानियाँ, उनके राजा और उनके उदय के बारे में कुछ जानकारियाँ दी थी। अब हम बात करेंगे कि मगध के शासक कौन कौन से रहे हैं, एक पुराणों के अनुसार और दूसरा बौद्ध और जैन साहित्यों के अनुसार। तो चूँकि पुराण जो है पुराने थे और बौद्ध जैन साहित्य नए हैं, तो नवीनतम के आधार पर जो है हम देखेंगे। साथ ही आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि पिछले वाले वीडियो में यानी प्राचीन भारत का इतिहास भाग 6 में वॉइस का थोड़ा सा जो है लेवल लो रह गया, तो कोशिश करिए कि अगर आप लोग लीड वगैरह लगाएंगे तो चीज़ समझ में आ जाएगा। तो अब देखते हैं। तो देखिए, शुरुआत कहाँ से माना जाता है? पुराणों में माना जाता है कि बृहद्रथ वंश से शुरुआत हुआ। ठीक है, संस्थापक इसके बृहद्रथ है, जो महाभारत और पुराणों में लिखा हुआ है। बृहद्रथ कौन था? ठीक है, और बृहद्रथ का पुत्र है जरासंध। ठीक है, जरासंध बहुत ही पराक्रमी राजा था, कंस को भी इसने हराया था। वही कंस जिसको बाद में भगवान श्री कृष्ण ने मारा। राज्य का विस्तार इसने मथुरा तक किया था। भगवान श्री कृष्ण को इसने बहुत परेशान कर दिया था। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण तो जानते ही आप लोग, उन्होंने क्या किया? सर्वत्र ज्ञानी, तो उन्होंने पांडव में जो भीम थे, काफ़ी शक्तिशाली थे, भीम से कहकर इनका वध करवाया। अब देखते हैं बौद्ध और जैन साहित्य के अनुसार मगध के शासक। तो सबसे पहले आप लोग को एक ट्रिक मैंने बताया था पिछले में, हसीन मासुका के साथ। ये कई वीडियोस में आप लोग को मिलेंगे। तो हाँ से हो गया हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश। तो हर्यक वंश का अन्य नाम पितृहंता वंश भी है। क्यों है? क्योंकि इसमें अधिकतम राजा जो है अपने पिता की हत्या करके जो है राज सिंहासन पर बैठे थे। तो स्थापना का श्रेय जाता है बिंबिसार को। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। बिंबिसार जो है जैन साहित्य में इसे श्रेणिक कहा गया है, यानी जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया है। बिंबिसार ने विजयों तथा वैवाहिक संबंधों के द्वारा इस वंश का विस्तार किया था। बिंबिसार ने विजय और वैवाहिक संबंधों के द्वारा इसका विस्तार किया था। प्रथम विवाह हुआ था बिंबिसार का लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की बहन चेलना से। द्वितीय विवाह हुआ था कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला से। तीसरा विवाह हुआ था मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा से। ठीक है, तो ये 3 मुख्य विवाह हैं और भी अन्य तरीकों से जो बिंबिसार हैं उसने अपने राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार ने अंग महाजनपद को मगध साम्राज्य में मिलाया। बिंबिसार ने ही अंग महाजनपद, 16 महाजनपद में से एक अंग महाजनपद था, उसको बिंबिसार ने अपने राज्य में मिलाया। बिंबिसार ने वैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रदोत, यानी चंड प्रदोत जो थे उनको एक पांडु रोग था, पीलिया जिसे कहते हैं, तो उसके इलाज के लिए अवंती भेजा। किसको? वैद्य जीवक को। ठीक है, अब बिंबिसार की हत्या किसने कर दी? उनके पुत्र अजातशत्रु ने। फिर देखते हैं अजातशत्रु। अब देखिए, राजा बन गया अजातशत्रु, अपने ही पिता की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा, इसलिए इसे वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। उपनाम, अजातशत्रु का उपनाम है कुड़िक। अजातशत्रु के ही टाइम पीरियड में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया जाएगा। कौशल नरेश प्रसेनजित को इसने हराया था अजातशत्रु ने। लिच्छवी की गणराज्य की राजधानी वैशाली को जीता था। ठीक है, लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली को इसने जीता था। मैंने बताया था ना कि कुछ ऐसे राज्य थे जहाँ पे गणतंत्रात्मक सरकार चल रही थी, और दोनों को ही मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया। ठीक है, वैशाली को जीता और दोनों को ही। ठीक है, प्रसेनजित को हराया। प्रसेनजित कहाँ के थे? कौशल के, यानी कौशल को और लिच्छवी, कौशल और लिच्छवी दोनों को ही मगध साम्राज्य के अंतर्गत मिलाने का श्रेय जाता है अजातशत्रु का। वज्जी संघ से युद्ध में 2 नए हथियार, एक रथ मूसल यानी जिसे टैंक कहा जाता है, और महाशिला, इन दोनों महाशिला कंटक, इन दोनों का प्रयोग देखने को मिलता है, जो मगध साम्राज्य का हिस्सा बना। गौतम बुद्ध के समकालीन था ये। इस समय गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, यानी मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई
अब इसके पुत्र की हत्या, इसकी हत्या इसी के पुत्र उदयीन के द्वारा कर दी गई। इसकी हत्या इसी के पुत्र उदयीन के द्वारा कर दी गई। ठीक है, तो देखते हैं फिर। अब क्या है कि उदयीन का उपनाम जो है वो है उदयभद्र। उदयीन का उपनाम है उदयभद्र। और वर्तमान में जो पाटलिपुत्र यानी पटना है, पटना शहर जो है उसको पाटलिपुत्र नाम से बसाने का श्रेय जाता है उदयीन को। यानी पटना नगर की अगर स्थापना का श्रेय किसी को कहा जाएगा तो वो उदयीन को जाएगा, वो भी पाटलिपुत्र के नाम से। और राजगृह से इसने पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी भी बना दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे पितृहंता कहा गया है क्योंकि इसने पिता की हत्या की थी। पिता की हत्या तो अजातशत्रु ने भी की थी। ठीक है, यह जैन धर्म का पालन करता था। अब इसकी हत्या जो है किसी व्यक्ति ने चाकू गोद कर दी। बाद में इसके पुत्रों ने जो है शासन किया, लेकिन जनता ने एक अयोग्य हो या फिर किसी कारणवश इसको हटाकर योग्य अमात्य शिशुनाग को अपना राजा चुन लिया। ठीक है, शिशुनाग को अपना राजा चुना और मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना शुरू हुई। तो 16 महाजनपदों में देखिए मगध में ही केंद्र एक प्रकार से रह रहा है सभी वंश का। तो अब बात करते हैं शिशुनाग वंश की। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक माना जाता है शिशुनाग को 412 ईस्वी से 394 ईस्वी, यानी देखिए ईसा पूर्व 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक शिशुनाग का कार्यकाल रहेगा। इसका सबसे मुख्य कार्य है अवंती राज्य को जीतकर मगध में मिलाना, और इसने पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी फिर से वैशाली में परिवर्तित कर दी, क्योंकि इससे पहले जो है पाटलिपुत्र में राजधानी बनाई गई थी, है ना, उदयीन के द्वारा। और फिर क्या किया, शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से वैशाली में राजधानी स्थानांतरित कर दी। इसके बाद आता है टाइम पीरियड कालाशोक का। कालाशोक का समय है 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व में। देखिए इसमें उल्टी गिनती चल रही है क्योंकि ईसा पूर्व की बात हो रही है। ठीक है, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। इसका उपनाम है काकवर्ण। इसका उपनाम है काकवर्ण। इसने राजधानी अपनी पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दी। यानी पहले उदयीन ने जो है पाटलिपुत्र राजधानी नगर बसाया और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। शिशुनाग वंश ने क्या किया, पाटलिपुत्र से वैशाली जो राजधानी बना दिया। अब इन्होंने क्या किया, वैशाली से फिर से पाटलिपुत्र को ही राजधानी कालाशोक ने बना दिया। कालाशोक के ही समय में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन होगा। ठीक है, देखिए लिखा हुआ भी है, इसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। हर्षचरित्र अनुसार, हर्षचरित्र किसने लिखा था, बाणभट्ट ने। हर्षचरित्र के अनुसार महापद्मनंद ने कालाशोक की हत्या की। ठीक है, ये हर्षचरित्र में लिखा है। और अन्य जगह भी मिलता है। नंदीवर्धन महानंदी जो था, नंदीवर्धन महानंदी शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, नंदीवर्धन महानंदी शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। अब बात करते हैं नंदवंश की। तो देखिए कई जगह ये भी मिलता है कि शिशुनाग वंश के जो अंतिम शासक हैं महानंदी, उनकी हत्या महापद्मनंद ने की और नंद वंश की स्थापना की नींव डाली। बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन तथा पुराणों में सर्वक्षत्रात्मक त्रांतक एकराट कहा गया है। ठीक है, सर्वक्षत्रांतक एकराट कहा गया है। किसे, शिशुनाग को, सॉरी महापद्मनंद को। ठीक है, और क्यों कहा गया है तो ये भी देखते हैं। अन्य नाम है, जैसे यहाँ पर 3 नाम दिए गए हैं, उग्रसेन, सर्वक्षत्रांतमक एकराट। और जैन ग्रंथ के अनुसार महापद्मनंद नापित पिता वैश्यामाता का पुत्र था। पुराणों के अनुसार ये कली का अंश, और सर्वक्षत्रांतमक का अर्थ है सभी क्षत्रियों को नाश करने वाला। परशुराम का अवतार भी माना जाता है क्योंकि परशुराम ने भी काफ़ी जो है खून खराबा किया था। ठीक है, परशुराम जी ये भी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। अब ये परशुराम के अवतार यानी उप अवतार माना जाता है महापद्मनंद। ठीक है, लेकिन ये 100% ऑथेंटिकल सारे पुराणों में नहीं है। अत्याधिक संपत्ति रखने वाला कहा गया है इसको। महापद्मनंद ने पौरव, इक्वाकु, पंचाल, हैहर,
कलिंग, सूरसेन, मिथिला आदि को मगध में मिलाया। इसी कारण इसे एक छत्र कहा जाता है, यानी बहुत ही शक्तिशाली और विस्तार करने वाला राजा था। इसी वजह से इसको एक राट या एक छत्र कहा गया। देखिए, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से महापद्मनंद की कलिंग विजय की जानकारी मिलती है, यानी कलिंग पर विजय महापद्मनंद ने भी किया था। व्याकरणाचार्य पाणिनि ने क्या लिखा था? एक पुस्तक लिखा था अष्टाध्यायी। ठीक है, पाणिनि ने लिखा था एक पुस्तक अष्टाध्यायी। ठीक है, और ध्यायी महापद्मनंद के मित्र थे। कहा जाता है जो पाणिनि थे या महापद्मनंद के मित्र थे। बात करते हैं धनानंद की, तो यह नंद वंश का अंतिम शासक था। पश्चिमी साहित्य यूनान साहित्य में इसे अग्रमीज या नाई कहा गया है। इसके शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, घनानंद के ही शासनकाल में सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण किया था। नंद वंश के शासन जैन मत के पोषक थे। अधिकतम इन लोग में जैन मत के लोग थे। फिर क्या है देखिए, चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना की। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वंश है, इसके बारे में बहुत विस्तृत से पढ़ेंगे। तो देखते हैं मगध के उदय के कारण। तो पहली तो देखिए इसके उदय के कारण हैं अनुकूल भौगोलिक स्थिति, उपजाऊ मिट्टी, वन संसाधन की पर्याप्तता। तो चूँकि आपको मालूम है ना कि ये थोड़ा बिहार वगैरह में पड़ता है, तो हाँ जहाँ पर भी उपजाऊ मिट्टी वगैरह होती हैं वहाँ पर साम्राज्य के बढ़ने की जो है बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। राजधानिक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी मगध। नगरीकरण तथा आहत सिक्कों से मगध का उत्कर्ष बढ़ा था। मगध समाज रूढ़िवादी नहीं था, शासकों की साम्राज्यवादी विस्तार की लालसा। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण मगध काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ता गया। मगध साम्राज्य के उदय के कुछ मुख्य कारण थे। महाजनपदों के उदय के कारण तो ये था कि कृषि विस्तार, युद्ध तथा विजय की प्रक्रिया में वैदिक जनजातियों अनार्यों के संपर्क में आई। जनपदों के एकीकरण से कुछ महाजनपदों का निर्माण हुआ। कुछ महाजनपद अपनी आंतरिक सामाजिक राजनैतिक संरचना में होने वाले परिवर्तनों के कारण विकसित हुए। तो देखते हैं महाजनपद की कालीन व्यवस्था कैसी थी। कालीन व्यवस्था उत्तर वैदिक काल की अपेक्षा राज्य एवं राजा की संकल्पना अधिक स्पष्ट हुई। उत्तर वैदिक काल में अभी देखिए जनपद हुआ करते थे, अब हुआ है ये महाजनपद। तो महाजनपद में अब राजा जो है बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे और राज्य अब अपनी भौगोलिक सीमा बढ़ाने लगे थे। स्थायी सेना रखी जाने लगी थी, जैसा कि उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल में स्थायी सेना नहीं होती थी। कर में अब बलि, भाग व कर 3 प्रकार के टैक्स बन गए थे। ग्राम प्रकाशन की सबसे छोटी इकाई थी और ग्राम से ऊपर खटिक एवं द्रोणमुख आते थे। कर देने वाला आधार था वो बढ़ा था। शिल्पी और व्यापारी नए करदाता बन गए थे, क्योंकि शिल्पकारी और व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ा था तो वो लोग नए टैक्स पेयर हो गए थे। फिर देखते हैं सौकिल्क। सौकिल्क कौन था? सौकिल्क वो अधिकारी होता था जो व्यापारियों से कर वसूलता था। तुंडिया या अकासिमा ये कर वसूली करने वाले उग्र अधिकारी होते थे। ठीक है, मतलब जो नहीं देता था उससे जाके कर वसूलने का काम किया करते थे तुंडिया। इस काल में राजतंत्र मजबूत हुआ तथा स्वतंत्र नौकरशाही एवं स्थायी सेना अब मुख्य विशेषता बन गई। फिर देखते हैं वत्सकार क्या था। वत्सकार जो है मगध को कहा जा रहा है। दीर्घ चारायण कौशल इस काल में मंत्री थे। वत्सकार मगध के जो है मंत्री को कहा जा रहा है और दीर्घ चारायण ये कौशल के मंत्री को कहा जा रहा है। ग्रामीणी तो यह ग्राम प्रशासनिक अधिकारी हुआ करता था। इस काल में कानून एवं न्याय व्यवस्था का जन्म हुआ। समझ लीजिए यहीं पे से जो है लॉ और जो न्याय व्यवस्था है उसका जन्म हुआ। ठीक है, इस काल में सभा और समिति का महत्व तो लगभग ही पूरा समाप्त हो गया। ठीक है, सभा और समिति ये पिछले लेक्चर में बताया गया था, क्या था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसकी 2 पुत्रियां ये कही जाती थी।
कारण ये था क्योंकि अब सभा और समिति तो छोटे छोटे जनपदों में हुआ करता था, अब राज्य जो है बड़े हो गए थे, तो जातीय संगठन प्रभावी होने लगे थे। मतलब अलग अलग जाति के संगठन बनने लगे थे सभी जाति में, ठीक है, संगठित होने लगे थे जाति वाले, और लोग जो है अपने आप को अलग करने लगे थे कि हम इस जाति से हैं, हम इस धर्म के हैं, तो हम इनको नहीं जो है अपने सभा में बुलाएंगे, उनको नहीं बुलाएंगे। तो इस तरह की काफ़ी बातें होने लगी थी। सभा एवं समिति का कार्य स्वतंत्र नौकरशाही करने लगे थे। इसमें प्रमुख अधिकारी कौन होते थे देखते हैं। बाली साधक, जो बाली ग्रहण करने वाला, शौकिल्क, शुल्क ग्रहण करने वाला, रज्जु ग्राहक, भूमि नापने वाला, द्रोण मापक, अनाज की तौल करने वाला निरीक्षक। आगे देखते हैं महाजनपदकालीन अर्थव्यवस्था। तो इसमें नगरों का विकास हुआ, लोहे, कृषि कार्यों, युद्ध अस्त्रों का उपयोग इस काल में बहुत ही ज़्यादा होने लगा था, और लोहा आया तो लोहे से जो कृषि कार्य वगैरह में और युद्ध वगैरह के अस्त्र बनाने में काफ़ी ज़्यादा वो सहायता मिलती थी। तैत्तरीय अरण्य में प्रथम बार नगरों का उल्लेख मिलता है। इस काल के 60 नगरों का उल्लेख मिलता है, जिनमें 6 महानगर थे। राजगृह, श्रावस्ती, कौशाम्बी, चंपा, काशी, साकेत। ठीक है, साकेत देखिए अयोध्या का पुराना नाम है। फिर देखते हैं, और साकेत और यशोधरा ये दो बहुत ही फेमस पुस्तकें हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा किस लेखक की हैं। अर्थव्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन व मजबूती के कारण लोहे का विस्तृत एवं विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग। देखिए, अर्थव्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन व मजबूती के कारण क्या क्या है। पहले तो लोहे का बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगा, और लोहे से देखिए हमने पिछले भी लेक्चर में कहा कि लोगों ने क्या किया, कबाड़ बना दिया, पूरे के पूरे पर्यावरण को कबाड़ बना के रख दिया लोहे के विस्तृत उपयोग से। पानी, हवा, जल सब बिक रहा है देखिए, ठीक है। विस्तृत क्षेत्र पर कृषि एवं विभिन्न फसलों का उत्पादन होने लगा, जो अच्छी बात भी थी। विभिन्न नगरों का उदय हुआ, विकास हुआ। हस्तशिल्प उद्योग का विभेदीकरण एवं श्रेणियों का गठन हुआ, ठीक है। हस्तशिल्प में भी कई श्रेणियां बन गई। कर वसूली में नियमितता व अनिवार्यता तथा कर अदा करने वालों का विस्तार किया गया। मतलब कि अब लिमिटेड इतना ही कर देना है आपको, नियमित रूप से देना है और ज़रूर देना है, इस तरह से किया गया। लेन देन के लिए, विनिमय के लिए आहत सिक्कों का प्रचलन हो गया। तो आहत सिक्कों का प्रचलन तो पहले ही बताया गया है, मुख्य इसकी विशेषता थी। संगठित एवं सुनियोजित प्रशासनिक व्यवस्था भी शुरू हो गई थी, ठीक है। प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तार काफ़ी ज़्यादा हो गया था। कुछ चीज़ें देखते हैं इसमें। यज्ञ, आग्रहायण यज्ञ, तो देखिए इसे आग्रहायण यज्ञ भी कहा जाता था, साथ में नवश्येष्टि भी कहा जाता था। ये फसल के तैयार होने पर किया जाने वाला यज्ञ था। सुत्त निपात यज्ञ, इस ग्रंथ में देखिए सुत्त निपात किसे कहा जाता था, तो ये ग्रंथ था। सुत्त निपात एक प्रकार का ग्रंथ था, और इस ग्रंथ में गाय को अन्नदाता, वनदा एवं सुखदा कहा गया है। मतलब गाय की बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है प्रशंसा, और गाय को अन्नदाता का दर्जा दिया गया है। गहपति, तो यह शब्द बड़े एवं धनवान जमींदारों के लिए प्रयोग किया जाता था। यानी गहपति वो लोग होते थे जो बड़े और धनवान जमींदार होते थे, ठीक है। श्रेणी एवं युग में अंतर, तो देखते हैं श्रेणी और युग में अंतर। श्रेणी का था, यह एक जैसा व्यवसाय करने वाले व्यापारियों की संस्था थी। यानी श्रेणी ऐसी संस्था थी जिसमें एक जैसा व्यापार करने वाले कई व्यापारी हुआ करते थे। युग क्या था, ये अलग अलग व्यवसाय करने वाले व्यापारियों की संस्था थी, ठीक है। जैसे आज भी क्या होती है, संस्था बन जाती है, जो व्यापारी लोग होते हैं, या कोई भी स्कूल है या कोई मार्केट है, तो वहाँ पर एक संस्था बन जाती है जिसके अंतर्गत सभी लोग काम करते हैं। आहत सिक्के क्या थे, देखिए कई बार ये शब्द आया है आहत सिक्के, आहत नहीं आहत कहेंगे, ठीक है। आहत सिक्के, तो ये धातु के बने हुए सिक्के होती थी, जिसके सर्वप्रथम प्राप्ति गौतम बुद्ध के समय में हुई थी। यह मुख्यतः चांदी के बने होते थे, परंतु तांबे का उपयोग भी इसमें होता था, ठीक है। धातु पर ठप्पा लगाकर बनाते थे एक प्रकार से, ठीक है। इस तरह से ठप्पा जो है लगा के कुछ इस पर डिजाइन वगैरह बना के लिख के बनाते थे। बौद्धकालीन सिक्कों के नाम देखिए क्या क्या सिक्के हुआ करते थे। निष्क, स्वर्ण, पाद, मासक, काकिनी, कारजापड़ आदि। देखिए
इस काल में जो है वेतन और भुगतान आदि सिक्कों में किया जाता था। इससे पहले क्या था, क्रय विनिमय नियम का प्रयोग किया जाता था, यानी एक सामान के बदले दूसरा सामान वगैरह लिया जाता था उत्तर वैदिक और वैदिक काल में। तब पर भी सिक्के थोड़े बहुत शुरू हो गए थे उत्तर वैदिक काल में, लेकिन मुद्रा का चलन नाम मात्र ही था। लेकिन अब क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में वेतन आदि का भी भुगतान सिक्कों के ही माध्यम से होने लगा था। महाजनपद कालीन समाज व्यवस्था के बारे में देखते हैं तो इसमें गंधर्व विवाह यानी प्रेम विवाह को अनुमति मिली हुई थी। राक्षस विवाह को क्षत्रिय समाज में मान्यता प्राप्त थी। ठीक है, राक्षस विवाह के बारे में आपको उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलेगा, लेक्चर देखिएगा। अनुलोम विवाह को अनुमति प्राप्त थी, यानी पुरुष उच्च कुल में और स्त्री निम्न कुल में हो सकती थी। प्रतिलोम विवाह का भी यहाँ पर जो है प्रचलन नहीं था। प्रतिलोम विवाह आप जानते हैं, पुरुष जो है निम्न कुल में और स्त्री उच्च कुल में हो, तो ये निम्न यहाँ पर खत्म हो चुका था। बहु विवाह का प्रचलन था, यानी अभी भी देखिए उतना दशा बेकार नहीं हुआ है। सती प्रथा का साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है, किंतु सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। यानी कई जगह साहित्यिक साक्ष्य मिला है, यानी साहित्यों में वर्णन किया गया है, लेकिन प्रचलन नहीं था। कहीं कहीं इक्का दुक्का शायद ऐसा कुछ घटना हुआ होगा जिसकी वजह से साहित्यकारों ने लिखा था। ठीक है, विधवा का अपने पति की संपत्ति पर अधिकार था, यानी अभी भी इसमें स्त्रियों की दशा काफ़ी हद तक सही थी। स्त्रियों के साथ देखिए दुर्दशा कब होगा, अभी आगे जब आप मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ोगे तो आप देखोगे क्या क्या हुआ। हालांकि नेगेटिविटी पर ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि एग्ज़ाम में भी नेगेटिविटी उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, पॉजिटिविटी पर ही ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो कुछ परिस्थितियों में विधवा पुनर्विवाह का निदान था और जाति व्यवस्था का प्रसार शुरू हो गया था, चरम सीमा पर तो नहीं था। महाजनपद काल में दास प्रथा का अत्यधिक विकास हुआ। अभी तक दास क्या थे, कहीं पर एज अ वर्कर काम किया करते थे जो पैसों के लिए, लेकिन इसमें विकास हुआ। दास प्रथा धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा, देखिएगा आने वाले समय में, कि लोग खरीदने बेचने लगेंगे लोगों को और ज़बरदस्ती काम कराएंगे बिना इच्छा से। इस काल में दासों को कृषि कार्यों में लगाया जाता था। देखिए आप जानते हो पहले जो दास होते थे वो केवल घरेलू कार्यों के लिए होते थे, लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे कृषि कार्यों में, आने वाले समय में बैलों की जगह पर भी दासों को लगाया जाने लगेगा। खरीद फरोख्त शुरू हो गई। अभी मैंने कहा था ना, दासों की बोलियां वगैरह लगती थी। आप मध्यकालीन भारत का इतिहास जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि एक पूरा ऐसा टाइम पीरियड आया था दिल्ली सल्तनत में जिसको कहा जाता है गुलाम वंश। तो उसमें देखेंगे आप पूरा गुलामों पर ही जो है वंश बन गया और गुलाम फिर जो है शासन करने लगे, यानी गुलाम लोग शासन करने लगे। पढ़ेंगे आप इल्तुतमिश और बहुत से ऐसे लोगों के बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह। तो देखिए महाजनपद कालीन धर्म क्या थे, तो इस काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा था। ब्राह्मणवाद पुरोहितवाद की स्थिति कमज़ोर रही थी। धीरे धीरे देखिए जो ब्राह्मणवाद और पुरोहितवाद जो ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में आते आते अपने चरम सीमा पर आ गया था। अब इसमें क्या हुआ था, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहा और अब ये जो ब्राह्मणवाद और पुरोहितवाद था वो धीरे धीरे निम्न स्थिति पे तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मध्य स्थिति की ओर आने लगा था। अब उत्तर भारत के अन्य संप्रदाय के बारे में देख लेते हैं। तो एक है नियतिवादी भाग्यवादी या अज संप्रदाय। तो देखिए इसका प्रथम आचार्य नंद वक्ष था, परंतु वास्तविक संस्थापक मखली गोशाल था। मखली गोशाल बुद्ध के समकालीन थे। विशेषता, ये कर्म सिद्धांतों को नहीं मानते थे, ये भाग्यवादी सिद्धांत थे। ये जीव को भाग्य के अधीन मानते थे। वह अनीश्वरवादी थे, ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। आजीवन नग्न रहते थे। बिंदुसार ने इस संप्रदाय को संरक्षण दिया था। अशोक ने गुफाओं का निर्माण करवाया था। यानी इन संप्रदायों के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार तो नहीं हुआ, लेकिन कई जगह संरक्षण प्राप्त हुआ था, जिसके बारे में आज आप लोग पढ़ रहे हो। तो नियतवादी भाग्यवादी आजीवकवादी, इनकी मुख्य व्यवस्था थी कि ये लोग भाग्य पर विश्वास करते थे, अनीश्वरवादी थे और साथ में नग्न रहते थे आजीवन। भौतिकवादी, जिसे लोकायत दर्शन का नाम दिया जाता है, तो इसका प्रथम आचार्य थे बृहस्पति। इस विचार तथा दर्शन का प्रमुख
प्रवर्तक चार्वाक था। ठीक है, चार्वाक। इस दर्शन के अनुयायी परलोक, मोक्ष, अलौकिक शक्ति, ईश्वरी सत्ता, कर्मकांड में विश्वास नहीं करते थे। यानी ये भी एक प्रकार से जो है काफ़ी हद तक इससे पहले वाले में यानी नियतवादी में से मेलजोल खाता था। इसके अनुसार मानव अपनी बुद्धि एवं इंद्रियों से जो महसूस कर सकता है वही यथार्थ है। यानी सच वही है जो दिख रहा है, जो उसकी बुद्धि और उसकी इंद्रियां उसको आभास करवा रही हैं। इसके अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव ही एकमात्र ज्ञान का साधन है और पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि ही वास्तविक द्रव्य हैं। भौतिकतावादी यानी कर्म, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक, मोक्ष, भक्ति, साधना, उपासना आदि में विश्वास नहीं रखते थे। अगला है उच्छेदवाद। तो उच्छेदवाद ये देखिए सारे ये धर्म नहीं है, एक प्रकार से एक ये उपधर्म या आप कह सकते हो अलग अलग संप्रदाय टाइप के हैं छोटे मोटे। तो उच्छेदवाद क्या है? तो इसका मत है कि मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। ये कर्म फल के विरोधी थे। इनका नहीं मानना था कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। देखिए जो भाग्यवादी लोग होते हैं वो कर्म फल के विरोधी होते हैं। जैसे मैं मानता हूँ कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, तो मैं चाहे जितना गलत करूँ मेरा भाग्य मेरा हमेशा साथ देगा। ये कई लोग का मानना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तविकता तो यही है, आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, जो कि भगवत गीता में साफ साफ लिखा है। और ये सारे ही जो ऑथेंटिकल धर्म हैं उनकी जो मुख्य पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों की बात नहीं मैं कर रहा हूँ जो बाद में आई हैं या बाद में जोड़ी गई हैं। जो मुख्य रूप से धर्म हैं उन सारे में लिखा है कि आप जैसा कर्म करोगे, जिसके साथ जैसा करोगे आप वैसा ही भोगोगे और यहीं पर आप जो है उसको भोग कर जाओगे। ठीक है, तो बात करते हैं उच्छेदवाद का। उच्छेदवाद का मत है कि मृत्यु के बाद सब समाप्त हो जाता है। सांसारिक सुख और भोग में विश्वास करते थे लोग, इसी कारण लोकियत भौतिकवादी मत का विकास हुआ। अक्रियवादी क्या है? ये आजीवक संप्रदाय में विलीन हो गए। इसके अनुसार कर्मों का कोई फल नहीं होता है, आत्मा शरीर पृथक पृथक है। इसी से सांख्य दर्शन का विकास हुआ। यह आजीवक संप्रदाय में बाद में विलीन हो गया। अगला है नित्यवादी। ये भी आजीवक संप्रदाय में विलीन। इसके अनुसार 7 तत्वों से मिलकर जो है हमारा शरीर बना है। जीवन यानी 7 तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सुख, दुख, आत्मा। ठीक है, वास्तविकता में जो है सनातन धर्म में 5 चीज़ों को बताया गया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसमें सुख, दुख और आत्मा 2 चीज़ जोड़े गए हैं। तो इस विचार से वैश्विक दर्शन का विकास हुआ है। ठीक है, अगला देखिए सांख्य दर्शन का अगर कोई विकास पूछता है तो अक्रियवादी के विचार से और नित्यवादी विचार से हुआ है वैश्विक दर्शन का विकास। फिर है संशयवादी या अनिश्चयवादी या संदेहवादी लोग। तो इसके अनुसार जीवन संबंधी किसी भी प्रश्न का कोई सही उत्तर हो ही नहीं सकता और ईश्वर है भी और नहीं भी। यानी इसीलिए कहा गया इसे संशय। ये जो एक संगठन रहा है जिसे संशयवादी या अनिश्चयवादी कहा जा सकता है। अगला टॉपिक देखते हैं भारत पर विदेशी आक्रमण। तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।